नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसीबी जेड क्लासेज में। मैं पवन चौधरी। जैसा कि अपन केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रखी थी एस ब्लॉक की, उसके अंदर आपने रिएक्टिविटी पढ़ ली, उसके बाद में आपने एयर से रिएक्शन पढ़ी थी और उसके बाद में आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो चौथे नंबर की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे, केमिकल properties of S block elements, chemical properties of S block elements। इसके अंदर अपन बात कर रहे थे चौथे नंबर की, अपन बात कर रहे थे, तीन अपन पढ़ ली थी। चौथे नंबर की हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन है, उसके अंदर एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल है, वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एल्कली मेटल के अंदर। तो जो क्षारीय धातु हैं वो देखो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, और ये क्षारीय धातु हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके एमएच टाइप के हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, एमएच टाइप के हाइड्राइड बनाती हैं। ये हाइड्राइड है, एमएच टाइप के हाइड्राइड कौन से होंगे, जैसे आपका लिथियम हाइड्राइड हुआ, सोडियम हाइड्राइड हुआ, पोटेशियम हाइड्राइड हुआ, रुबिडियम हाइड्राइड हुआ और ये सीजियम हाइड्राइड हुआ। ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इनका जो तापीय स्थायित्व है वो ऊपर से नीचे चलते हैं, तो तापीय स्थायित्व घटता है और क्षारीय गुण है वो बढ़ते हैं। देखो ये कैसे बढ़ते हैं और तापीय स्थायित्व घटता कैसे। यहाँ पर होता क्या है कि मेटल और हाइड्राइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये आयनिक हाइड्राइड होता है ना। ये कैसा हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड। और आयनिक जो हाइड्राइड होते हैं वो वर्ग में, आपको ध्यान रखना है कि आयनिक प्रॉपर्टीज है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो आयनिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती है और जो सहसंयोजक गुण है वो कम होते हैं। ये ध्यान रखना है कि एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इनकी जो आयनिक गुण है वो बढ़ेंगे और सहसंयोजक गुण है कम होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे साइज है वो बड़ा होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ये मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, वीक। तो ये बॉन्ड वीक होता जाएगा तो इसका स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। तो जैसे सीजियम हाइड्राइड है, उसका सीजियम का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा आकार और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है फिर कैसा हो जाता है, ये वीक बॉन्ड बनता है। तो वीक दुर्बल बंध बनने के कारण जो सीजियम हाइड्राइड है उसका तापीय स्थायित्व बहुत कम होता है। तापीय स्थायित्व के अंदर ध्यान रखना कि लिथियम हाइड्राइड का तापीय स्थायित्व ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम एक ग्रुप के हाइड्राइडों के अंदर ऊपर से नीचे चलेंगे तो इनकी क्या होगी, आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तापीय स्थायित्व कम होगा, सहसंयोजक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं, सहसंयोजक गुण कम होते हैं और इसी के साथ में क्षारीय गुण है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यदि हम बात करें यही आपकी जो मेटल हाइड्राइड देखो इसकी बात करते हैं कि आपके ये जो मेटल हाइड्राइड है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, MOH हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करते हैं। ये क्या बनाते हैं, MOH टाइप के हाइड्राइड और M हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आपसे पूछे कि कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि केवल जो क्षार धातु वो क्या बनाती हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, आपको ध्यान रखना है। सीधा सा पूछेगा, क्षारीय मृदा धातु नहीं करती हैं, क्षारीय धातुएं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं वाटर के साथ में रिएक्शन करके। यहाँ पे इनके हाइड्राइड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इनके हाइड्राइड की जो प्रवृत्ति है वो ये हाइड्राइड है प्रबल अपचायक होते हैं। ये हाइड्राइड क्या होते हैं,
प्रबल अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। इनकी जो अपचायक प्रवृत्ति है, प्रबल अपचायक होते हैं। इनकी अपचायक प्रवृत्ति का भी ध्यान रखना है कि वर्णों ऊपर से नीचे चलते हैं तो अपचायक प्रवृत्ति भी बढ़ती है, अपचायक प्रवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तापीय स्तर तो आपको बता दिया कम क्यों होगा, क्योंकि MH के जो बंध है वो कैसा होता जाता है, वीक होता जाता है, दुर्बल होता जाएगा, तो ये तापीय स्तर क्या होगा, कम होगा। ऐसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसी के अंदर जैसे आपका LiAlS4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एवं NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एवं NaBH4, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, ये प्रबल अपचायक होते हैं। इनका यूज है प्रबल अपचायक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के साथ में कौन रिएक्शन करेगा। तो देखो फिर एल्कली अर्थ मेटल की बात करते हैं कि क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम को छोड़कर सभी, इसको तो छोड़ देना है, उसके बाद में बचे सभी MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। कैसे, ये मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे और ये क्या बनाते हैं, इधर लिख देता हूँ, ये M और ये H2 के साथ में रिएक्शन करके MH2 टाइप के आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका वैल्यू में छोड़ दिया तो ये MgH2 बना, फिर CaH2 बना, फिर SrH2 बना और फिर BaH2 बना। तो ये आपके हाइड्राइड हुए। ठीक है, इसके बेरिलियम हाइड्राइड वो कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन BeCl2 की रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम LiAlH4 से कराते हैं, LiAlH4 के साथ में कराते हैं, तो ये बनता है आपका यहाँ पे BeH2 और LiCl और AlCl3। यहाँ पे BeH2 का जो फॉर्मेशन है, जो बेरिलियम हाइड्राइड है, वो कैसे बनता है कि BeCl2 की, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग अपचायक होता है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। तो यहाँ पे BH2 का फॉर्मेशन है वो ऐसे होता है कि BeCl2 की रिएक्शन किससे करवाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, BeH2 का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि आपके BeH2 एवं MgH2 MgH2 दोनों सहसंयोजी हाइड्राइड होते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी सभी आयनिक हाइड्राइड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सभी आयनिक हाइड्राइड होते हैं। तो ये जो दो हैं कौन कौन से, BeH2 और MgH2, ये आपके क्या हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड होते हैं। और बाकी जो भी बच गए वो कैसे होंगे, आयनिक हाइड्राइड होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सभी MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं एल्कली अर्थ मेटल के अंदर। ये आपके MgH2, CH2, SrH2, BaH2, BeCl2 की LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करके अपना BeH2 बनता है। और BeH2 और MgH2 दोनों सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी आपका, ठीक है, कि किसका तापीय स्तर कम होता है, किसका ज्यादा होगा। तो तापीय स्तर लिथियम हाइड्राइड का ज्यादा होगा, सीजियम हाइड्राइड का सबसे कम होगा। ये अपनी रिएक्शन होती है हाइड्राइड के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछते हैं कि कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, कौन सी धातु हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज करेगी। तो हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज करेगी, आपकी जो भी क्षार धातु है वो वाटर से रिएक्शन करके और हाइड्रोक्साइड क्या देती है, H2 का फॉर्मेशन करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात है रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ में। फिर आपकी पांचवी जो प्रॉपर्टी है ये देख लेना। उसके बाद में जो पांचवी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं हम।
तो पांचवी प्रॉपर्टी आपकी वाटर के साथ में रिएक्शन। पांचवी प्रॉपर्टी है वाटर के साथ में रिएक्शन। देखो कैसे होती है। फिर आपकी पांचवी प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। इधर तो हम बात करते हैं एल्कली मेटल की और इधर वही एल्कली अर्थ मेटल की। तो देखो जब वाटर की रिएक्शन की हम बात करें तो आपको वैसे ही बताया कि जो क्षारीय धातु होती है एल्कली मेटल होती हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा होती है, उनकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज हो जाते हैं, इसलिए क्षार धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। तो यहाँ पे भी अपन बात करते हैं कि आपकी एल्कली जो मेटल है वो वाटर से रिएक्शन करके सीधे से वाटर के साथ में रिएक्शन करके, ये जो मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके और ये MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कोई जो क्षारीय धातु है वो वाटर के साथ में तेजी से रिएक्शन करती है, बहुत जल्दी ज्यादा क्रियाशील होती है ना, तो फटाफट से क्रिया करती है और फटाफट से क्रिया करके क्या बनाती है? MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये ध्यान रखना है। जैसे आपका यहाँ पर हम बात करें कि लिथियम है वो बहुत कम क्रियाशील होता है, लिथियम बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, मतलब लिथियम बहुत कम क्रिया करता है। ठीक है, फिर आपका सोडियम है वो बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है, बहुत तेजी से क्रिया करता है, तेजी से क्रिया करता है। फिर आपका जो पोटेशियम है वो तेजी से क्रिया करता है एवं ज्वाला भी देता है, ज्वाला के साथ तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, रुबिडियम एवं जो सीजियम है वो ध्यान रखना है कि ये क्रिया के साथ में धमाके के साथ में क्रिया करता है, धमाके के साथ इसकी क्रिया होती है। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इनका यूज नहीं करते हैं अपन। लेबोरेटरी के अंदर सोडियम का यूज लेते हैं क्योंकि ये तेजी से रिएक्शन करता है और बाकी के ज्यादा यूज नहीं लेते। बाकी के क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनमें ज्यादा और ज्यादा क्रियाशील होते हैं और ज्यादा क्रियाशील होते हैं तो कोई नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपन इसको काम में नहीं लेते। केवल सोडियम ही कोई काम में लेते हैं। रिएक्शन के अंदर जो LS सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर अपन सोडियम को काम में लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर यदि हम बात करें जैसे कि आपका जो मोनोऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के मोनोऑक्साइड, जैसे बात करें हम M2O जो मोनोऑक्साइड है वो भी आपके वाटर के साथ में रिएक्शन करके और क्या बनाते हैं? MOH टाइप के प्रबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MOH टाइप के प्रबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये प्रबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड की जो क्रम है वो ऐसे होता है कि किसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर जो आपकी क्षारीय प्रवृत्ति है वो ऊपर से जैसे जैसे नीचे चलते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। क्षारीय प्रवृत्ति वो क्या होती है? बढ़ती है। क्षारीय गुण बढ़ते हैं। ठीक है, क्षारीय गुण बढ़ते हैं। अब ये क्षारीय गुण क्यों बढ़ते हैं? तो देखो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, वही आपको जो पहले बात बताई थी कि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो MOH के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होता जाएगा? वीक होता जाएगा, वो दुर्बल होता जाता है। और जब MOH टाइप का जो बॉन्ड है, जब इसको हम वाटर के अंदर घोलते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड तो वीक है,
MOH टाइप का जो बॉन्ड है वो क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। जब दुर्बल बंध वीक होता जाएगा तो ये जो बॉन्ड है वीक होता जाएगा, तो क्या होगा कि पानी के अंदर जो OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज हो गई पानी के अंदर, तो क्षारीय गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो क्षारीय गुण क्यों बढ़ते हैं कि एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है वो पानी के अंदर जो आपका सॉल्यूशन है उनके अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो कम क्षारीय होता है, और क्षारीय गुण है वो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम बात करें इधर क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम को छोड़कर, बेरिलियम मतलब बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता है, ये भी वाटर के साथ में कम रिएक्शन करते हैं, ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये जब बाकी के जो रिएक्शन करते हैं, जैसे कोई भी मेटल है, तो ये मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्शन करती है तो ये MOH2 टाइप के क्या बनाती है, MOH2 टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाती है, इस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाती है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसके अंदर यदि हम बात करें क्रियाशीलता की, तो देखो यहाँ पे तो आपका जो बेरिलियम है वो जल के साथ में कोई भी क्रिया नहीं करता है, वो जल के साथ में कोई भी क्रिया नहीं करता है, उसकी क्रियाशीलता वो क्या होती है, कम। क्योंकि आपको बताया था जो क्रियाशीलता है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो बेरिलियम की क्रियाशीलता बिल्कुल भी नहीं होती है, ये पानी के साथ में क्रिया नहीं करता है। फिर आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ओनली गर्म जल के साथ में क्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ ही क्रिया करता है। और फिर आपका मैग्नीशियम के बाद में आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये आपके ठंडे जल के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठंडे जल के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठंडे जल के साथ में ये रिएक्टिव होते हैं। और आप यहाँ पे जो ये बनते हैं आपके कौन कौन से, जैसे आपका आपको ध्यान रखना है कि BeOH2 है, BeOH2 ये उभयधर्मी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, मतलब एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। BH2 का मतलब क्या हुआ कि ये एक बार तो किससे अम्ल से रिएक्शन करता है और एक बार बेस से रिएक्शन करता है, और किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि BeOH2 उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, बाकी सभी की जो क्षारीय गुण है आपके, जैसे आपका ये बेरिलियम के बाद में कौन बचा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद में फिर MgOH2, फिर आपका CaOH2, फिर आपका SrOH2 और उसके बाद में फिर आपका BaOH2। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपके हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। BeOH2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर ध्यान रखना है कि BeOH2 आपके उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो और बेरिलियम इसके अंदर रिएक्शन नहीं करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके कोई भी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, और बाकी के जो भी एलिमेंट है वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। बेरिलियम क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम होती है। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो रिएक्टिविटी है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे बेरिलियम है वो कम क्रियाशील होता है। तो देखो एक तो बात है आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे MOH टाइप के, सोडियम है वो बहुत तेजी से क्रिया करता है, और यहाँ पे ये प्रबल, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्षारीय गुण है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि MOH टाइप का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, दुर्बल। MOH बंध दुर्बल होने के कारण, MOH बंध दुर्बल होने के कारण, ठीक है। ये आपकी बात हुई किसकी, ये वाटर के साथ में रिएक्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपकी जो छठवीं प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं कि छठवीं प्रॉपर्टी क्या है। तो छठवीं प्रॉपर्टी आपकी
रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ में रिएक्शन की यदि हम बात करें तो देखो अगली प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हैलोजन। तो देखो छठवीं प्रॉपर्टी आपकी रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ में रिएक्शन इधर एल्कली मेटल और इधर हम बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल की। एल्कली मेटल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्षारीय धातु हैं वो हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके MX टाइप के आयनिक हैलाइड बनाती हैं। जैसे ये आपकी मेटल है, ये आपके हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके और ये क्या बनाती है, ये हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके और 2MX टाइप के ये आयनिक हैलाइड बनाती है। कैसे बनाती है, आयनिक हैलाइड बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका यहाँ पे आयनिक हैलाइड की बात करें, जैसे आपका LiCl है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपका सोडियम NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, फिर आपका रुबिडियम और फिर आपका इधर लिख देता हूँ सीजियम क्लोराइड। ये यहाँ पे इनकी आयनिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर, आयनिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर। आपको बताया कि आयनिक गुण है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होंगे, आयनिक गुण है वो बढ़ते हैं और सहसंयोजक गुण कम होते हैं। तो आपसे यहाँ से पूछे कि निम्न में से कौन सा जो हैलाइड है वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हैलाइड होगा, सीजियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसकी जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा होती है, साइज बड़ा होता है, इसलिए एक तो धनायन कैसा हो गया, बड़ा हो गया, कैटायन का साइज कैसा हो गया, बड़ा, और एनायन का साइज फिक्स है। तो यहाँ पे जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। यदि हम बात करें सहसंयोजक गुणों की, यदि हम बात करें यहाँ पे सहसंयोजक गुण की, कोवलेंट जो प्रॉपर्टी है, सहसंयोजक गुण या कोवलेंट जो प्रॉपर्टी है, कोवलेंट प्रॉपर्टी की, तो देखो कोवलेंट प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको मैंने फजांस रूल पढ़ाया था। फजांस रूल के अंदर आपने देखा था कि फजांस रूल क्या होता है कि कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा, जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, पोलर होता है, उतना ही ज्यादा वो कोवलेंट प्रॉपर्टी है वो शो करता है। तो कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा, वो ज्यादा क्या करेगा, प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा, कोवलेंट प्रॉपर्टी या आपकी पोलर नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे इसी के अंदर ले लें कि यहाँ पे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और यहाँ पे CsCl। यदि यहाँ पे बात करें कि सहसंयोजक गुण किसके ज्यादा होंगे, तो ध्यान रखो कि यहाँ पे ये जो मेटल जो कैटायन है, कैटायन का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा तो आयनिक गुण तो बढ़ेंगे और सहसंयोजक गुण क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण कौन से होते हैं, लिथियम क्लोराइड के, क्योंकि यहाँ पे लिथियम है वो चिन्ह सा धनायन है और एनायन का साइज क्या है, यहाँ पे फिक्स है। ये कैटायन यहाँ पे फिर बड़ा हो रहा है, यहाँ पे धनायन बड़ा हो रहा है, यहाँ पे और बड़ा हो रहा है, यहाँ पे और बड़ा हो रहा है और यहाँ पे फिर और बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से जो आपकी यहाँ पे सहसंयोजक गुण है वो ऊपर से नीचे चलने पर ग्रुप में क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसी यदि हम बात करें जैसे आपका LiCl, LiBr और Li। अब यहाँ पे कैटायन का साइज तो फिक्स है सभी में, लेकिन एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कैटायन और एनायन। एनायन का साइज जितना ज्यादा बढ़ा वो उतना ज्यादा सहसंयोजक प्रवृत्ति के शो होगा और जिसका कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा कोवलेंट प्रॉपर्टी का होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको आयोडीन का साइज तो क्या है, बड़ा, ब्रोमीन का साइज फिर छोटा, क्लोरीन का साइज फिर और छोटा और लिथियम का साइज फिर और छोटा। तो एनायन का साइज क्या आ रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो यहाँ पे ये आपका एनायन का साइज है, तो एनायन का साइज बढ़ने पर ये क्या होती है, सहसंयोजक गुण है वो बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है आपकी, ये भी, और आयनिक प्रॉपर्टी कौन सा ज्यादा आयनिक होगा, कौन सा कम आयनिक होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके एल्कली अर्थ मेटल की।
तो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये तो बनाते हैं आपके MX टाइप के हैलाइड, और जो क्षारीय मृदा धातु हैं वो बनाती हैं आपके हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके MX2 टाइप के आयनिक हैलाइड का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं MX2 के अंदर, जैसे आपका BeCl2 है, ऐसे आपका MgCl2 है, ऐसे आपका CaCl2 है, ऐसे आपका SrCl2 है, और ऐसे आपका BaCl2 है। तो ये यहाँ पे क्या है, इनकी आयनिक गुणों की बात करें तो आयनिक गुण है ऊपर से नीचे चलने पर क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये तो आपके आयनिक गुण आयनिक प्रॉपर्टी। यदि यहाँ पे हम बात करें कि आपको पता है कि अब जो साइज है वो कैसा है कि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, कैटायन का बढ़ रहा है, तो कैटायन का साइज बढ़ेगा तो आयनिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपका BeCl2 एवं MgCl2 ये दोनों आपके कोवलेंट प्रॉपर्टी के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, मतलब सहसंयोजी गुण शो करते हैं, सहसंयोजी गुण शो करते हैं। तो सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करेंगे कौन कौन से हैं, BeCl2 और MgCl2, ये आपके कोवलेंट नेचर के होते हैं, बाकी सभी आयनिक प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये BeCl2 और MgCl2 कोवलेंट प्रॉपर्टी के होंगे, बाकी सभी आयनिक प्रॉपर्टी के होते हैं। तो आयनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे आयनिक प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है, आयनिक प्रॉपर्टी साइज में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे जो कोवलेंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों का आपको ध्यान रखना है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये बस इतनी सी बात, इसके अंदर ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है और उधर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि BeCl2 और MgCl2 कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की। तो देखो आगे हम बात करते हैं कि कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो देखो अगली प्रॉपर्टी अपनी कार्बोनेट्स की। तो देखो यहाँ पे कार्बोनेट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है आपकी सातवीं प्रॉपर्टी कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कैसे बनते हैं, इधर तो हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल की और इधर एल्कली अर्थ मेटल की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एल्कली जो मेटल है वो M2CO3 टाइप के कार्बोनेट का बनाती है, M2CO3 के कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। और जो एल्कली अर्थ मेटल है वो MCO3 टाइप के कार्बोनेट का बनाती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ये तो M2CO3 का कार्बोनेट बनाएंगे और MCO3 टाइप के कार्बोनेट बनाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि Li2CO3 को छोड़कर बाकी सभी स्थायी होते हैं। Li2CO3 का तापीय स्थायित्व तो वो नहीं होता है, Li2CO3 कम स्थायी होता है। इसको जो गर्म करने पर Li2CO3 को गर्म करने पर ये Li2O और CO2 में टूट जाता है। इनका जो स्थायित्व है वो इसका क्या होता है, कम, इसका तापीय स्थायित्व कम होता है, तापीय स्थायित्व कम होता है। ये फटाफट से इसको गर्म करने पर Li2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सभी का जो आपके तापीय स्थायित्व की हम बात करें कि जो तापीय स्थायित्व है इसके अंदर डिपेंड करता है, आपको सीधा से ध्यान रखना है कि एक तो आपके ध्रुवणता के ऊपर, एक तो ध्रुवणता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अपन सीधा से यदि देखें तो आपको सीधा से ये ध्यान रखना है कि ध्रुवणता को छोड़ दो तो आपको एटॉमिक साइज ध्यान में रख लेना कि एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व। कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व है वो किसके, कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती और एटॉमिक साइज के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो तापीय स्थायित्व की हम बात करें कि तापीय स्थायित्व क्या होगा, तो ऑर्डर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बनता है आपका Li2CO3, ठीक है, फिर Na2CO3, फिर आपका K2CO3, Rb2CO3,
और आपका CH2CO3। तो यहाँ पे जो तापीय स्थायित्व है वो क्या हो रहा है, इनका कार्बोनेट्स का बढ़ रहा है। तो आपसे पूछे कि कौन सा ताप स्थायित्व ज्यादा होता है, किसका स्थायित्व होता है, किसका नहीं होता, तो बस एक का ध्यान रखना है कि इसका, कि लिथियम कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व नहीं होता है या कम होता है। बाकी से ये क्या होता है कि इसको गर्म करने पर ये Li2O ऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इधर हम बात कर रहे हैं कि ये जो एल्कली अर्थ मेटल है वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती हैं। कौन से, MCO3 टाइप के कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अंदर यदि हम बात करें कि इसके अंदर सभी कार्बोनेट्स का स्थायित्व कम होता है, सभी कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व कम होता है, सभी कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व कम होता है। तो कम होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इन सभी कार्बोनेट को गर्म करने पर, सभी कार्बोनेट को गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं, गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। किस किस में विघटित हो जाते हैं ये देखो। जैसे हम बात करें कि आपका BeCO3 कार्बोनेट कौन कौन से बनेंगे आपके, BeCO3, जैसे और आपका MgCO3, फिर कैल्शियम CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम SrCO3 और BaCO3। तो हम बात कर रहे हैं कि ये सभी कार्बोनेट इनको गर्म करने पर ये टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं, ये बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 में ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि इनके भी तापीय स्थायित्व है। यदि हम बात करें यहाँ पे कि इनका तापीय स्थायित्व का क्रम क्या होगा, ध्यान रखें तापीय स्थायित्व किसका है, किसका तापीय स्थायित्व है, कार्बोनेट का। तो ये कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व। पहले अपन ने पढ़ा था हाइड्राइड के अंदर तापीय स्थायित्व कि हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व ऊपर से नीचे चलने पर कम होता है, लेकिन कार्बोनेट के अंदर ध्यान रखना कि कार्बोनेट के अंदर जो स्थायित्व, तापीय स्थायित्व वो ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है और हाइड्राइड के अंदर घटता है। दोनों के अंदर कंपैरिजन करके ध्यान रखना है कि हाइड्राइड के अंदर तो तापीय स्थायित्व ऊपर से नीचे चलेंगे तो घटेगा, लेकिन कार्बोनेट्स के अंदर जो स्थायित्व, तापीय स्थायित्व ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो जैसे आपका BeCO3, ऐसे आपका MgCO3 और आपका CaCO3 और आपका SrCO3 और आपका BaCO3, तो इनके कार्बोनेट्स का जो स्थायित्व है वो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तापीय स्थायित्व आपको ध्यान रखना है कि किसका तापीय स्थायित्व ज्यादा होगा, और ये कार्बोनेट्स के तापीय स्थायित्व के लिए ये आपको बातें ध्यान रखनी है सीधी सी कि ये आपके ध्रुवणता। अब देखो पोलैरिटी है, आपको पता है पोलैरिटी कैसे आती है कि किसी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसके क्या होगा, जो तापीय स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो ध्रुवणता किसकी ज्यादा होती है, ऊपर से नीचे चलते हैं तो विद्युत ऋणताओं का जो अंतर है वो क्या होता जाता है, यहाँ पे कम होता जाता है। तो कम होता जाएगा तो जिसकी ध्रुवणता कम होगी वो क्या शो करेगा, ज्यादा तापीय स्थायित्व होगा। और सीधा सा एटॉमिक साइज से भी ध्यान रख सकते हैं कि एटॉमिक साइज यदि इसका ज्यादा है तो तापीय स्थायित्व, कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपनी 7वीं प्रॉपर्टी थी कार्बोनेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है सीधा सा कि ये Li2CO3 को छोड़कर बाकी सभी का स्थायित्व होता है। Li2CO3 का तापीय स्थायित्व बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आज से हमने ये 7 प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पूरी करनी। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। धन्यवाद।